कल्पना कीजिए कि किसी के हाथ में एक बिल्कुल नया और बेहद महंगा स्मार्टफोन है। एकदम लेटेस्ट मॉडल। हाँ, एकदम लेटेस्ट। उसमें बेहतरीन प्रोसेसर है और कमाल की मेमोरी भी है। लेकिन वो इंसान ये सोचकर परेशान है कि उसका फोन बहुत धीमा है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब उसे लगता है कि उसमें कोई नए फीचर्स ही नहीं है। वो बस ये मान लेता है कि यार इस फोन की यही लिमिट है, ये इससे तेज चल ही नहीं सकता। पर असल में प्रॉब्लम हार्डवेयर की नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। बाद में उसे पता चलता है कि फोन के हार्डवेयर में कोई खराबी थी ही नहीं। असल में एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन उसकी असली क्षमता को रोके हुए था। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? और जैसे ही एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल होता है, अचानक से वही पुराना फोन एक नई रफ्तार और असीमित फीचर्स के साथ काम करने लगता है। मशीन बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। एकदम सही। और आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत में ही इस उदाहरण को रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके पर लागू होती है। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो इंसानी दिमाग के ऐसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में है, जो कि बहुत जरूरी अपडेट है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय है द्वादश शक्ति का पांचवा स्तंभ, जिसे ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता कहा जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। और आज का हमारा मिशन है यह समझना है कि कैसे कोई भी एक साधारण इंसान बिना किसी जादुई छड़ी के असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। और ये जो साधारण से असाधारण बनने का सफर है ना, ये किसी बाहरी बदलाव से नहीं आता। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे दिमाग की उसी प्रोग्रामिंग को बदलने से शुरू होता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च हुई है, वो बहुत कमाल की है। हाँ, मैंने भी उन नोट्स में पढ़ा था कि इंसान के अंदर एक इन्फिनिट पोटेंशियल होता है। बिल्कुल, एक असीमित क्षमता। लेकिन वो क्षमता तभी एक्टिव होती है जब हमारी सोच का दायरा उसे ऐसा करने की आजादी देता है। मतलब अगर हम खुद को बांध लें तो वो पोटेंशियल किसी काम का नहीं। एकदम सही। और ये सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों, हमारी सेहत और जीवन की हर उस चुनौती से जुड़ा है जहां हमें आगे बढ़ना होता है। तो चलिए सीधे इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। आखिर ये ग्रोथ माइंडसेट काम कैसे करता है? जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो अक्सर मनोवैज्ञानिक इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। हाँ, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनके गुण, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका जो टैलेंट है वो जन्मजात है। मतलब वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, या मैं तो मैथ्स में शुरू से ही कमजोर हूं। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान फिक्स्ड माइंडसेट में होता है ना, तो उसका दिमाग किसी भी चुनौती या आलोचना को एक सीधे हमले की तरह देखता है, एक फिजिकल खतरे की तरह। हाँ, मान लीजिए किसी ने उनके काम की बुराई की, तो उनका दिमाग ये नहीं सोचता कि मेरे काम में कमी है। उनका दिमाग सोचता है मैं ही कमजोर हूं। ओहो, यहाँ पर इंसान का अहंकार या ईगो बीच में आ जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। आलोचना से उन्हें इसलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी स्थायी पहचान पर हमला है। और इसीलिए शायद वो दूसरों की सफलता से जलते भी हैं। बिल्कुल, वो दूसरों से प्रेरित होने के बजाय ईर्ष्या महसूस करते हैं, क्योंकि किसी और का सफल होना उन्हें अपनी खुद की कमजोरी का एहसास दिलाता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ये सब बातें थोड़ी किताबी नहीं लगती? मतलब क्या सच में हम हर चीज को सिर्फ मेहनत के दम पे पा सकते हैं? आपका मतलब है कि क्या टैलेंट कोई मायने नहीं रखता? हाँ, मेरा सवाल यही है कि क्या जन्मजात टैलेंट या जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है? अगर कोई इंसान सोच ले कि वो ग्रोथ माइंडसेट से दुनिया का सबसे तेज धावक बन जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और सच कहूं तो ये भ्रम अक्सर लोगों को होता है। तो असल सच्चाई क्या है? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान रातों रात आइंस्टीन या उसेन बोल्ट बन सकता है। तो फिर टैलेंट का रोल क्या है? टैलेंट असल में होता है और वो मायने भी रखता है, लेकिन टैलेंट सिर्फ किसी भी रेस की स्टार्टिंग लाइन तय करता है। अच्छा, मतलब वो बस शुरुआत है। हाँ, अगर किसी के पास जन्मजात टैलेंट है तो हो सकता है वो रेस में दूसरों से थोड़ा आगे खड़ा हो, लेकिन रेस जीतने के लिए जो चीज चाहिए वो है निरंतर प्रयास, यानी एफर्ट। मतलब सिर्फ टैलेंट से आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं कहता कि मैं कल ही दुनिया जीत लूंगा। वो ये कहता है कि मैं आज जहां भी हूं, सही रणनीति और मेहनत से मैं कल खुद को बेहतर बना सकता हूं। ये बहुत स्पष्ट कर देता है। ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि खुद को सुधारने की एक प्रैक्टिकल आजादी है। एकदम सही।
मतलब टैलेंट सिंस एक स्टार्टिंग ब्लॉक है, लेकिन असल खेल इस बात का है कि आप उस ट्रैक पर कितनी दूर तक भागने को तैयार हैं। हाँ, और यही सोच हमें फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर ये विकासशील मानसिकता इतनी ही तार्किक है तो इंसान इसे अपने अंदर जगाए कैसे? इसके लिए हमें एक स्विच दबाना होता है। वो कौन सा स्विच है जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू होता है? वो स्विच हमारे शब्दों में छिपा है। हम जो शब्द बोलते हैं वो सिर्फ हवा में गूंजने वाली आवाजें नहीं है। तो वो क्या है? वे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल रास्तों का निर्माण करते हैं। न्यूरोलॉजिकल रास्ते मतलब दिमाग की वायरिंग? हाँ, जब कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, तो दिमाग सच में उन रास्तों को बंद कर देता है जहां से कोई हल निकल सकता था। अरे वाह, मतलब हमारी भाषा ही हमारी सच्चाई बना रही है। बिल्कुल। और यहाँ दो तरह की शब्दावली के बीच का अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। हाँ, एक तरफ वो शब्द हैं जिन्हें अपनी डिक्शनरी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, जैसे मुझसे नहीं होगा या ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये शब्द एक पूर्ण विराम की तरह है, फुल स्टॉप। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शब्द है जो इस पूर्ण विराम को एक कॉमा में बदल देता है। और वो जादुई शब्द क्या है? वह शब्द है अभी तक, यानी येट। ये अभी तक का विज्ञान सच में अद्भुत है। ये काम कैसे करता है? जब कोई कहता है मुझे ये काम नहीं आता, तो दिमाग तुरंत हार मान लेता है। लेकिन जब कोई कहता है मुझे ये काम अभी तक नहीं आता, तो दिमाग के सीखने वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से देखें तो अभी तक दिमाग को ये सिग्नल देता है कि सीखने का दरवाजा खुला है, रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। ये निराशा को तुरंत एक संभावना में बदल देता है। हाँ, इसे हम असल जिंदगी के एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, वो 2 छात्रों वाला उदाहरण जो नोट्स में था। बिल्कुल। मान लीजिए 2 छात्र हैं और दोनों के किसी मुश्किल परीक्षा में बहुत कम नंबर आए। तो पहला छात्र जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा? वो उस फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है। वो सोचता है मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो उदास हो जाता है और शायद अगली बार कोशिश करना ही छोड़ देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने उस एक रिजल्ट को अपना फाइनल वर्डिक्ट मान लिया है। लेकिन दूसरा छात्र जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन पूरी तरह से अलग होगा, है ना? हाँ, दूसरा छात्र कम नंबर देखकर खुश तो नहीं होगा, लेकिन वो टूटेगा भी नहीं। वो अपनी उत्तर पुस्तिका उठाएगा और देखेगा कि गलतियां कहाँ हुई। बिल्कुल। वो सोचेगा मुझे ये विषय अभी तक समझ नहीं आया है। मतलब वो उस हार को एक फीडबैक की तरह लेगा। हाँ, वो अपनी रणनीति बदलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा और हो सकता है अगली बार वो क्लास में टॉप कर जाए। यहाँ दोनों के टैलेंट में शायद कोई खास फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं था, लेकिन उस हार को प्रोसेस करने के तरीके ने एक को डिप्रेशन में डाल दिया और दूसरे को टॉपर बना दिया। यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है फेलियर, यानी हार को देखने का नजरिया। एकदम सही। फिक्स्ड माइंडसेट में हार का मतलब है मेरी कमजोरी या मेरा अंत, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में हार का मतलब है सिर्फ डेटा। हाँ, डेटा। ये सिर्फ एक जानकारी है जो बता रही है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया। ये डेटा वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे वीडियो गेम की याद दिलाता है। अच्छा, वो कैसे? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है और किसी मुश्किल लेवल पर पहुंचकर उसका कैरेक्टर आउट हो जाता है, तो क्या वो गेम का कंट्रोलर फेंक कर रोने लगता है? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कहता कि मैं एक फेलियर हूं, वो उसे बल्कि मजा आता है। हाँ, वो तुरंत समझ जाता है कि गलती कहाँ हुई। वो सोचता है अच्छा, यहाँ पर एक गड्ढा था जहां से मुझे जंप करना था, लेकिन मैं लेट हो गया, अगली बार मैं जल्दी जंप करूंगा। क्या कमाल की तुलना है ये, है ना? वो हर हार को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है। पर हम असल जिंदगी में इस नजरिए को क्यों खो देते हैं? वीडियो गेम में हारने पर हमें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां हमारी ईगो या असली पहचान दांव पर नहीं लगी होती। हाँ, वहां समाज हमें जज नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। असल जिंदगी में समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि गलती करने का मतलब है कि आप अयोग्य हैं। और जब हम उस सामाजिक डर को हटा देते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। एकदम सही। और जब हम बड़े स्तर पर हार की बात करते हैं तो थॉमस एडिसन का उदाहरण इससे बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। थॉमस एडिसन, वो बिजली के बल्ब वाले हैं? हाँ, एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया था। 1000 बार? बाप रे, ये तो किसी भी इंसान के सब्र को तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल। एक आम इंसान तो 10 बार में ही हार मान ले कि ये नामुमकिन है। लेकिन एडिसन का वो मशहूर जवाब हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, जब उनसे पूछा गया कि 1000 बार फेल होने पर उन्हें कैसा लगा, तो उन्होंने कहा था, मैं हारा नहीं हूं,
मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। एडिसन के लिए वो हर एक फेलियर आपकी उस वीडियो गेम वाली बात की तरह सिर्फ एक डेटा पॉइंट था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, वो सोच रहे थे ये तरीका गलत था, अब अगला ट्राई करते हैं। ये नजरिया बहुत शक्तिशाली है। मतलब रास्ता कभी खत्म नहीं होता, बस हमें अगला कदम खोजना होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। बताइए क्या सवाल है? एडिसन ने 1000 बार कोशिश की। ऐसा करने के लिए एक जबरदस्त मानसिक मजबूती और ऊर्जा चाहिए होती है। ये तो है। और इंसान का दिमाग तो बायोलॉजिकली आराम ढूंढता है। तो क्या सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं हार नहीं मानूंगा, रातों रात रिजल्ट मिल जाएंगे? नहीं, रातों रात तो कुछ नहीं होता। वही तो, बार बार हारने के दर्द को सहने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इंसान को उस रास्ते पर टिकाए रखे। और यहीं पर इस पूरी द्वादश शक्ति के 5वें स्तंभ का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। और वो रहस्य क्या है? वो है पेशेंस, यानी धैर्य। बिना धैर्य के ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल अधूरा है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, हमें चीन के बैम्बू ट्री यानी बांस के पेड़ की उस मशहूर कहानी पर गौर करना चाहिए। हो हाँ, वो कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहानी इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के अदृश्य विज्ञान को समझाती है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब इस बांस के पेड़ का बीज जमीन में बोया जाता है, तो किसान को लगातार 5 साल तक उसे रोज पानी और खाद देनी पड़ती है। पूरे 5 साल? और हैरानी की बात यह है कि जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई पत्ती नहीं निकलती, कोई छोटी सी डाली भी नहीं फूटती। जरा सोचिए उस किसान पर क्या बीतती होगी। लोग तो उसे पागल ही कहते होंगे कि वो एक खाली मिट्टी के टुकड़े को सींच रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर उन 5 सालों के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वो पेड़ जमीन फाड़ कर निकलता है। हाँ, और 80 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो या रातों रात सफलता मिल गई हो। लेकिन हकीकत में वो कोई चमत्कार नहीं था। तो उन 5 सालों में हो क्या रहा था? अगर हम इस प्रक्रिया को न्यूरोबायोलॉजी और जीवन की ग्रोथ के साथ जोड़ें तो एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। क्या सबक? उन 5 सालों में जब जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, तब वो पेड़ असल में जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अरे वाह, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। बिल्कुल। अगर वो पहले ही साल में 80 फीट बढ़ जाता तो हवा का एक झोंका ही उसे जड़ से उखाड़ फेंकता। ये तो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, आहा मोमेंट है। हाँ, एकदम। इसका सीधा मतलब है कि विकास या ग्रोथ हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। सही कहा। कई बार हम महीनों या सालों तक कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं या जिम जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि कोई नतीजा ही नहीं मिल रहा है, और हम निराश होने लगते हैं। लेकिन असल में उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं। हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती है। ये सूक्ष्म स्तर पर होने वाली लगातार वृद्धि है, जिसे अदृश्य कंपाउंडिंग कहते हैं। और यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ धैर्य का समीकरण इतना महत्वपूर्ण है। एकदम सही। धैर्य और विकासशील मानसिकता मिलकर ही असली और टिकाऊ सफलता बनाते हैं। जो सफलता रातों रात मिलती है वो अक्सर रातों रात गायब भी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो सफलता एक एक ईंट जोड़कर गलतियों से सीखकर बनाई जाती है, उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। जब आप धैर्य के साथ अपनी प्रक्रिया पर टिके रहते हैं तो एक दिन परिणामों का ऐसा विस्फोट होता है जो दुनिया को रातों रात की सफलता लगता है। लेकिन उसके पीछे सालों का वो अदृश्य संघर्ष होता है। तो अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब क्या है? आपका मतलब इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? हाँ, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक हैं। एडिसन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, बांस का पेड़, ये सब बहुत लॉजिकल है। लेकिन जब कल सुबह कोई उठेगा तो वो इस विकासशील मानसिकता को कैसे जिएगा? क्या इसके लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव करने होंगे? नहीं, बड़े बदलावों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि बड़े बदलाव अक्सर हमारे दिमाग को डरा देते हैं। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसे जीवन में उतारने के लिए हमें 3 बहुत ही व्यवहारिक और आसान नियमों का पालन करना है। 3 आसान नियम? हाँ, अगर कोई इन 3 नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो साधारण से असाधारण का सफर अपने आप शुरू हो जाता है। चलिए इन 3 नियमों को बारीकी से खोलते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है रोज कुछ नया सीखें, यानी लर्न डेली। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर दिन कोई पूरी किताब खत्म करनी है। हर दिन एक अच्छा आर्टिकल पढ़ें, कोई जानकारी भरा ऑडियो सुनें या कोई छोटी सी नई स्किल सीखें। मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको थोड़ा सा बेहतर बनाए। हाँ, ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान कभी भी एक्सपर्ट ट्रैप में नहीं फंसता।
एक्सपर्ट ट्रैप, ये क्या होता है? यानी उसे कभी ये अहंकार नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता है। हर दिन सीखने की आदत दिमाग को हमेशा एक विद्यार्थी बनाए रखती है। ये बात सच में गहरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। गलतियों से डरो मत, यानी फेल फियरलेसली। हमने बात की थी कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। हाँ, जो हमें डर का सिग्नल भेजता है। वह असफलता को एक शारीरिक खतरे की तरह महसूस करता है। तो हमें इस सिग्नल को बाईपास करना सीखना होगा। एकदम सही। हमें अपने डर से लड़ना नहीं है, बल्कि असफलता को देखने का चश्मा बदलना है। जिसे आपने पहले कहा था, फेलियर कोई हार नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। एक टीचर है। जो लोग फेल होने के डर से कोई नई चीज आजमाते ही नहीं है, वे दरअसल खुद को एक सुरक्षित लेकिन बहुत छोटी सी दुनिया में कैद कर लेते हैं। हर नई कोशिश, हर गलती और फिर उसमें सुधार, यही वो साइकिल है जो हमें साधारण से असाधारण बनाती है। बिल्कुल। और अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है लगातार सुधार करें, यानी इम्प्रूव कंसिस्टेंटली। ये तो शायद कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, यह नियम कहता है कि हमें एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। तो क्या करना है? हमें बस हर दिन खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। अरे वाह, मुझे ये 1% वाली बात बहुत पसंद है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें एक ही रात में पूरी दुनिया बदल देनी है। नया साल आता है तो लोग जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और सोचते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाएगी। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं, तो गणित के हिसाब से आप एक साल में 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही असली बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। एक ही लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर सिर्फ चोट ही लगती है। सही कहा आपने। यही कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की असली ताकत है। सीखना, गलतियों को गले लगाना और हर दिन छोटे छोटे सुधार करना। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। नहीं, ये महज आदतों का एक समूह है। और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का एक सार निकालें, तो वो ये है कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कोई शॉर्टकट या कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सफर पूरी तरह से हमारे दिमाग के भीतर, हमारी सोच की परतों में शुरू होता है। हमारे अंदर वो असीमित क्षमता है, लेकिन उसे आजाद करने के लिए हमें अपने पुराने हार्डवेयर में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना होगा। हाँ, हमें अपने शब्दों को बदलना होगा। पूर्ण विराम की जगह अभी तक का इस्तेमाल करना होगा। हार को अपनी पहचान नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट मानना होगा। और सबसे बड़ी बात, उस बांस के पेड़ की तरह अपनी अदृश्य ग्रोथ पर भरोसा रखना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये जीवन जीने का एक नजरिया है। बिल्कुल। जब ये माइंडसेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो इंसान हासिल ना कर सके। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक आखिरी और गहरा विचार साझा करें। कैसा विचार? एक ऐसा विचार जो इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद भी देर तक गूंजता रहे और लोगों को खुद से सवाल करने पर मजबूर करे। अच्छा, तो अगर हम पूरी चर्चा को एक सवाल में पिरो दें, तो वो ये होगा, हमने ये तो समझ लिया कि हर हार, हर गलती असल में एक टीचर है जो हमें कुछ नया सिखाने आई है। तो जरा सोचिए, जिस दिन हम अपनी गलतियों को दुनिया से छिपाने के बजाय उन्हें सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करना? हाँ, जिस दिन हम खुलकर कहेंगे कि हाँ, आज मैं फेल हुआ, आज मुझसे गलती हुई और मुझे इस बात पर गर्व है क्योंकि आज मैंने ये सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। तो उस दिन हमारे विकास की गति क्या होगी? बिल्कुल। क्या हम सच में अपनी पूरी आजादी और क्षमता के साथ जी रहे हैं, या सिर्फ लोग क्या कहेंगे और फेल होने के डर से हमने खुद को अपने ही दिमाग की जेल में कैद कर रखा है? ये सच में एक बहुत ही बेचैन करने वाला और शानदार विचार है। अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करना और अपने डर को अपनी ढाल के बजाय अपनी सीढ़ी बना लेना, यही वो आजादी है। हाँ, शायद यही वो आजादी है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट हुआ होगा कि हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही माइंडसेट में होती हैं। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।